नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी और आप देख रहे हैं 5 का प्रहार, जिसमें हम आज प्रहार करने वाले हैं सरहद पार से साजिश करने वाले पाकिस्तान पर। जी हां, किस तरह से एक बार फिर से उसकी जो नापाक साजिश है वो जारी हो चुकी है और किस तरह से आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का जो गठजोड़ है वो सामने आया है, ये हम आपको बताएंगे। और आप देखिए कि ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये वो आतंकी कह रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। ये कबूलनामा है उनका और इस कबूलनामा में उन्होंने कई बड़ी बातें और कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उन्होंने बताया है कि किस तरह से इसमें अंडरवर्ल्ड डॉन यानी कि दाऊद इब्राहिम का भाई अनीस इब्राहिम उनसे लगातार संपर्क में था, क्या टारगेट सेट किए गए थे, ऐसी तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि आप हमसे रिपब्लिक भारत से कू ऐप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम के बारे में अगर कोई विचार आप साझा करना चाहते हैं तो कू ऐप के जरिए कर सकते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को हम यहां पर बता दें कि किस तरह से एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर 3 और आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। जमील, ताहिर, इम्तियाज नाम के ये वो आतंकी बताए जा रहे हैं जिन्हें यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया है। प्रयागराज, रायबरेली से इनकी गिरफ्तारी हुई है। न केवल इतना बल्कि लखनऊ से भी गिरफ्तारी हुई है। ये वो तमाम नाम जमील, ताहिर जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये वो 3 और आतंकी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। एक को रायबरेली से गिरफ्तार किया गया है, एक को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है और प्रयागराज से भी एक गिरफ्तारी हुई है। देखिए, प्रयागराज में लगातार ये छापेमारी कल से ही चल रही थी। 4 वो जिले जिनमें ताबड़तोड़ ये छापेमारी की जा रही थी। इस वक्त 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कल जो 6 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे और आज एक और जो डेवलपमेंट इस पर हुआ है वो ये कि उत्तर प्रदेश से 3 और आतंकी पकड़े गए हैं। यूपी एटीएस ने 3 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है, यानी कि ये कि कुल मिलाकर अब 9 आतंकी अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है? हम सीधे बात करते हैं। विवेक मेरे सहयोगी लखनऊ से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए, इस पूरे प्रकरण में दिल्ली पुलिस ने जब यूपी एटीएस की मदद मांगी थी और उसमें यूपी एटीएस को जो जानकारी मुहैया कराई गई थी उसमें कुल 7 लोग ऐसे थे जिनकी जानकारी मुहैया कराई गई थी, जिसमें एक बहराइच के रहने वाला शख्स था जो दिल्ली में रहता था। 6 लोग ऐसे थे जिनकी जानकारी थी जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश में थे, जिसमें कि एक लखनऊ का शख्स, 2 रायबरेली के शख्स, 1 प्रतापगढ़ और 2 प्रयागराज, यानी कि कुल 6 लोगों की जानकारी दिल्ली पुलिस की तरफ से यूपी एटीएस को दी गई थी, जिसको कि यूपी एटीएस ने हिरासत में लेकर के कल ही इन सभी 6 को दिल्ली पुलिस को सुपुर्द कर दिया था। और उसमें शुरुआती पूछताछ के बाद कल दिल्ली पुलिस ने 3 लोगों की गिरफ्तारी दिखा दी थी और बाकी 3 लोगों से भी लगातार पूछताछ जारी थी। और 24 घंटे के अंदर उनसे जब पूछताछ में चीजें पुख्ता हो गई कि जो उनके मंसूबे थे, जो उनका ऑपरेशन था, उसमें कहीं ना कहीं जो गतिविधियां में उन लोग संलिप्त पाए गए, उसके बाद बाकी तीनों की भी गिरफ्तारी दिखाई है। तो फिलहाल आज जो 3 नई गिरफ्तारियां हैं उसमें एक प्रतापगढ़ से गिरफ्तारी बढ़ी है, एक साथ ही साथ एक प्रयागराज से गिरफ्तारी बढ़ी है और इसके साथ साथ एक रायबरेली से जो गिरफ्तारी वो बढ़ी। हालांकि हमने कल भी इस बात को कहा था कि जो चाहे प्रयागराज की बात हो चाहे प्रतापगढ़ की बात हो, वहां से हमने हिरासत की बात, हमने कल भी इस बात को कहा था कि यहां से कुछ ठीक है। तो ये टिप ऑफ मिला था और लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी भी हो रही थी। तो फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विवेक आपका। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सरहद पार वाली साजिश है, दरअसल ये आईएसआई वाली साजिश है और आज इसी पर हम प्रहार करने वाले हैं। आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का ये आतंकी मॉड्यूल दरअसल है क्या। देखिए, जिन 6 को गिरफ्तार कल किया गया उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो आप देख पा रहे हैं ये है जीशान कमर, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान में इसे ट्रेनिंग दी गई, जिसको ये खुद कबूल करता है। थट्टा कैंप की अगर बात करें, जहां पर कई कुख्यात आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई है, वहीं इसे भी ट्रेनिंग दी गई। पाकिस्तानी सेना ने ये ट्रेनिंग दी थी और आपको बता दूं कि मेजर और लेफ्टिनेंट के रैंक के जो अधिकारी हैं उन्होंने ये ट्रेनिंग दी। अब आता है ओसामा, उम्र
22 साल, महज 22 साल उम्र। जी हां, इसके अलावा अगर हम और बात करें तो दिल्ली के जामिया नगर से दरअसल ये गिरफ्तार हुआ है। इसको भी पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई, ये बात इसने खुद पूछताछ में कबूल की। थट्टा में ही, ये थट्टा कैंप दरअसल वो कसाब कैंप है जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं कि हम आज उस पर प्रहार कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना ने ट्रेनिंग दी। अब उसके बाद मोहम्मद अबू बकर की बात करते हैं, जिसकी बात अभी मेरे सहयोगी विवेक भी यहां पर कर रहे थे। उम्र इसकी महज 23 साल है और दिल्ली के सराय काले खां से इसे गिरफ्तार किया गया है। जान मोहम्मद की बात करें जो कि मुंबई के धारावी में रहता है, मुंबई से इसे गिरफ्तार किया गया है। उम्र इसकी 47 साल है। इसके अलावा मूलचंद उर्फ लाला की अगर बात करें तो उम्र 47 साल, उत्तर प्रदेश के रायबरेली से इसकी गिरफ्तारी हुई है। मोहम्मद आमिर जावेद की बात करें तो उम्र 31 साल और लखनऊ से इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो ये वो आतंकी मॉड्यूल हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि क्या इसका मॉड्यूल था। एक और बड़ी खबर इस वक्त अफगान देश से आ रही है। मेरी सहयोगी निधि वासंदानी मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़ चुकी हैं। निधि, क्या खबर इस वक्त? बिल्कुल हिमानी, बड़ी खबर यह है कि जान मोहम्मद के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है, जो आतंकी धारावी से गिरफ्तार किया गया। मुंबई में जो महाराष्ट्र एटीएस की टीम सक्रिय थी, जान मोहम्मद के बारे में बताया जा रहा है कि अब इससे पूछताछ करने के लिए महाराष्ट्र एटीएस की जो टीम है वो दिल्ली आएगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर है कि महाराष्ट्र एटीएस की जो टीम है, कुछ देर पहले विनीत अग्रवाल जो महाराष्ट्र एटीएस है ये जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से दिल्ली से ये इनपुट्स मिले थे इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से और उसके बाद जान मोहम्मद की गिरफ्तारी हुई। जान मोहम्मद पर उसकी पत्नी ने भी शक जताया था, वो स्टेटमेंट भी एटीएस के पास है। इसके अलावा जान मोहम्मद के बारे में जानकारी मिली है कि एक्सटॉर्शन के केस में जान मोहम्मद के लिंक्स सामने आए हैं और उसके बाद कई ऐसे लोगों ने जिससे वसूली में ये इन्वॉल्व था जान मोहम्मद आतंकी, और इससे लिंक सामने आए हैं। अब जो महाराष्ट्र एटीएस की टीम है दिल्ली आएगी, दिल्ली आकर पूछताछ करेगी। फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और एक एक करके इस नेक्सस का खुलासा हो रहा है। हिमानी, बिल्कुल, तो मेरी सहयोगी निधि वासंदानी ने यहाँ पर बताई आपको जान मोहम्मद का कनेक्शन, यहाँ पर निधि हमको बता रही थी। आइए कुछ ग्राफिक्स के जरिए मैं यहाँ पर आपको और कुछ यहाँ पर बातें उसके बारे में बताना यहाँ पर चाहूंगी। जान मोहम्मद का दरअसल ये जो अंडरवर्ल्ड कनेक्शन है, डी कंपनी के फहीम मचमच के साथ इसने काम किया है, जो कि दाऊद का करीबी है। फहीम की मौत के बाद अनीस इब्राहिम से उसके बाद ये जुड़ गया, यानी कि अनीस इब्राहिम को रिपोर्ट करता था। अनीस का जो ड्रग सिंडिकेट है उसका भी हिस्सा था जान मोहम्मद। अनीस के ड्रग सिंडिकेट को वहां पर ये दरअसल संभालता था। तो ये तमाम चीजें जो है ये सामने आई है और किस तरह से स्लीपर सेल बतौर उस पर भी हम यहां पर बताएंगे। लेकिन इस वक्त मेरे सहयोगी अमित चौधरी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, जान मोहम्मद की अगर मैं बात करूं तो आप कितनी अहम कड़ी ये साबित हो सकता है? सबसे पहले तो मैं यही आपको बताना चाहूंगा, जान मोहम्मद का जो नाम है वो पिछले साल जब फजलुर रहमान को एक बिल्डर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया था तो उसने इसका नाम लिया था। तभी से कहीं ना कहीं स्पेशल सेल की जो मुंबई क्राइम ब्रांच की जो नजर है वो इस पर लगी हुई थी। और लेकिन इसका प्रोफाइल इतना छोटा था कि उस समय उसको अरेस्ट नहीं किया गया, क्योंकि देखिए शक ये है कि अनीस इब्राहिम का जो पूरा का पूरा ड्रग का जो सिंडिकेट है ये उसके लिए काम करता था। दाऊद के इशारे पर या फिर अनीस इब्राहिम के इशारे पर जिस तरीके की भी जो किलिंग्स होती थी, टारगेट किलिंग्स होती थी, उसके लिए लॉजिस्टिक और उसके लिए हथियार मुहैया कराने का काम जो था वो चांद मोहम्मद करता था। जान मोहम्मद यानी कि पूरे के पूरे मुंबई में एक स्लीपर सेल के तौर पर वो काम कर रहा था। और यही वजह है कि जान मोहम्मद को अब जब उठाया गया है तो मुंबई एटीएस भी उससे पूछताछ करेगी। पूछताछ के बाद ये चीजें निकलवाई जाएंगी कि किस तरीके से इससे पहले कितनी किलिंग्स में उसका हाथ है और कितने लोग हैं जिसके लिए लॉजिस्टिक मुहैया कराता था, वेपन मुहैया कराता था, बारूद मुहैया कराता था। अब जब इतने सारे लोग एक साथ आ रहे हैं, अलग अलग लोगों के नाम आ रहे हैं, तो पूरे के पूरे उन लोगों के कॉन्टैक्ट्स, फंडिंग कहां से होती थी, इन तमाम चीजों पर जो है वो जांच की जाएगी और जो इंफॉर्मेशन है वो जुटाएगी। ठीक है, मैं लौटूंगी अमित आपके पास। आप बने रहिए मेरे साथ क्योंकि आगे ऐसी कई और अहम जानकारियां हैं जिन पर आपसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए हम इस पर चर्चा भी करते हैं और तमाम खास मेहमानों से मैं तारुफ आपका करवा देती हूं। इस वक्त हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में। इनके अलावा यूपी के पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ पाकिस्तान से मोहम्मद नदीम कुरैशी एमपी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल जीडी बख्शी, मैं आपसे रिएक्शन चाहूंगी। भारत को दहलाने की एक बार फिर से यह साजिश हो रही है। हालांकि इसका अंदाजा तो पहले से ही था, जिस तरह से आजकल कुलाचे मार रहा है पाकिस्तान, उसका अंदाजा था। लेकिन
खुद इस बात को जो गिरफ्तार आतंकी हैं उन्होंने कबूल किया है। पाकिस्तान तो नहीं मानेगा इसको ऑफिशियली, लेकिन खुद इन्होंने कबूल किया है जो आतंकी गिरफ्तार हुए। जी सर, मैं आपको माफी के साथ मैं यहां पर रोकना चाहूंगी क्योंकि आपकी आवाज जो है वो मुझ तक नहीं पहुंच रही है। मैं लौटूंगी आपके पास और चाहूंगी कि इस बीच आपकी आवाज दुरुस्त कर ली जाए। लेकिन हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान से जो तार है, सरहद पार से जो ये साजिश है वो लगातार जुड़ी जा रही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर जो आ रही है, आपको बता दें, तालिबान की क्रूरता की एक नई तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आई है। एक नई तस्वीर देखिए, हम हर आए दिन देख रहे हैं कि तालिबान की जो बर्बरता है, जो क्रूरता है, वो लगातार देखने को मिल रही है। और जो पूर्व पुलिस वाले हैं उन पर दरअसल ये बर्बरता देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जो इनके हाथ में आता है, बंदूक है तो बंदूक की बट से ही मारना शुरू कर देते हैं, चाबुक है तो चाबुक ही चलाना शुरू कर देते हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से जो ऑफिशियल्स हैं या जो उस वक्त रखे हैं, अफगान सरकार में रखे हैं, उनको किस तरह से चुन चुन कर पहले तो उनको ढूंढा जा रहा है और फिर जब वो उनके हत्थे चढ़ जा रहे हैं उनको सरेंडर करने को कहा जा रहा है। अगर वो सरेंडर कर भी दे रहे हैं तो भी उनको यातनाएं दी जा रही है और उसकी तस्दीक करती है दरअसल ये तस्वीर। ये एक पूर्व पुलिस अफसर है जिनकी तस्वीर आप इस वक्त देख पा रहे हैं और इनको किस तरह से अत्याचार इन पर किया गया है, बर्बरता इन पर की गई है, ये तस्वीरें यहां हम आपको दिखा रहे हैं। तालिबानी आतंकियों की पूर्व पुलिस कर्मियों के साथ ये बर्बरता हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर देखिए इस बीच आ रही है, मुल्ला बरादर पर सस्पेंस और ज्यादा बढ़ गया है। देखिए मुल्ला बरादर कहां है, पिछले 5 दिन से कोई अता पता नहीं है। हमने आपको वो तस्वीर भी दिखाई थी जब कतर के विदेश मंत्री यहां आते हैं और वो यहां पर बैठक करते हैं तमाम तालिबानी नेताओं के साथ। वो तमाम तालिबानी नेता नजर आते हैं जिनका होना ना होना बराबर था, मतलब अगर वो नहीं भी होते उस मीटिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन 2 ऐसे चेहरे थे जो कि नदारत थे इससे, उसमें से एक मेन है, वो है मुल्ला बरादर जिसका कोई अता पता नहीं है कि आखिर वो कहां है। और दूसरा जो चेहरा था वो ये शेरू सैनिक जय की अगर हम बात करें, जो शेरू नाम से प्रसिद्ध है यहां, वो भी नदारत था, वो भी यहां दिखाई नहीं दिया। तो आखिर कहां है मुल्ला बरादर? देखिए बीच में तालिबान की ओर से एक लीपापोती करने की कोशिश की गई थी और यह कोशिश की गई थी कि तालिबान के भीतर सब कुछ ठीक है और इसीलिए एक ऑडियो टेप जो है वो जारी किया गया था, एक वीडियो जारी किया गया था, लेकिन बाद में वो भी फेक ही साबित हुआ। लेकिन क्या छिपा रहा है मुल्ला बरादर को लेकर तालिबान? अब मेजर जनरल जीडी बख्शी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है और उम्मीद करती हूँ कि आपकी आवाज भी दुरुस्त हो गई होगी, क्या आप कहेंगे, क्या इसके पीछे का आप राज देखते हैं? अगर मैं मुल्ला बरादर की बात यहां पर करूं तो देखिए, बहुत देर पहले से हम आपको बता रहे हैं कि जब DGISI लेफ्टिनेंट जनरल हमीद जो है, फैज़ हमीद, वो काबुल गया था, उसका मेन टास्क था कि वहाँ ज़बरदस्ती जो हक्कानी ग्रुप का वर्चस्व इस सरकार में करना। इसके चलते हक्कानी ग्रुप के गुंडों से उसने भावी प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को पिटवाया था, वो घायल हुआ था। उस वक्त लुटेंस मीडिया बड़ी खिल्ली उड़ा रहा था कि ये झूठ है, ये झूठ है। अब BBC कह रहा है, ठीक है साहब। और जो दोहा ग्रुप है जिसने पूरी नेगोशिएशन की अमेरिका के साथ और पूरा सीज फायर वगैरह और ये गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बातचीत करी, जो मॉडरेट फेस तालिबान का दिखाया जा रहा था दुनिया को, अब वो मॉडरेट फेस भाग चुका है जान बचाकर अपनी, और इनके और तालिबान के बीच में दरार दुनिया के सामने साफ जाहिर है। कल परसों आप देखेंगे तालिबान के जो गवर्न जो शहर हैं वहाँ भी लड़ाई झगड़े शुरू हो सकते हैं, जो अभी पंजशीर तक और 1-2 और सूबों तक सीमित है, वो अब यहाँ पे ये क्रैक्स आप आने वाले दिनों में देखेंगे, क्योंकि पाकिस्तान चाहता है कि सीधे सीधे उसका राज हो अफगानिस्तान में हक्कानी ग्रुप के गुर्गों के जरिए। पाकिस्तान ने तो ये तक आदेश दिए थे कि सारा व्यापार अफगानिस्तान का अब पाकिस्तानी रुपयों में होगा, मतलब फॉर ऑल इफेक्ट्स अफगानिस्तान 6ठा प्रांत है अब पाकिस्तान का।
सर चढ़ गए हैं 7वें आसमान पर और पिटाई कराने गया एक लेफ्टिनेंट जनरल। और अखुंडजादा किधर है ये किसी ने पूछा? अखुंडजादा तो अमीर बनने वाला था, वो भी कांधार ग्रुप का था। ये सारे मुल्ला उमार के जो बंधु हैं, बरादर तो उसका ब्रदर इन लॉ है बाय द वे, मुल्ला उमार का ब्रदर इन लॉ था ये, और उसकी पिटाई करवाई है आईएसआई ने। साफ जाहिर है तालिबान किसका गुर्गा है, ईस्ट इंडिया कंपनी है ये पाकिस्तान। बिल्कुल सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी। एक और बड़ी खबर देखिए इस वक्त आ रही है। पंजशीर के पास तालिबान को मिला हथियारों का जखीरा। खोश्त एयरपोर्ट के पास ये हथियार मिले हैं, भारी हथियार और रॉकेट्स मिले हैं। देखिए ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रखे हैं और मैं चाहूंगी कि इस पर मेजर जनरल जीटी बख्शी का मैं रिएक्शन लूं, लेकिन पहले आप ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें, ये वो जखीरा है जो तालिबान के हाथ लगा है पंजशीर के पास। दरअसल ये जो जखीरा है हथियारों का ये मिला है। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं, आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। खोश्त में ये जो पाकिस्तान प्लेन है वो यहां पर नजर आ रहा है और दूसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं पंजशीर के पास मिला जो ये रॉकेट है। मेजर जनरल जीटी बख्शी, आपका रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। देखिए जखीरा मिला, बहुत अच्छी बात है। बहुत ऐसा और भी माल पंजशीर के पास पड़ा है रूसी टाइम से, ठीक है। वो दे कैन फाइट इट आउट फॉर सालों साल वो फाइट कर सकते हैं, इतने हथियार उस पे हैं। ज़्यादा तालिबान को खुश होने की, गुदगुदी होने की कोई ब्लडी ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक ये अफ़गानिस्तान के ये जहाज़ों का सवाल है, फॉक्स न्यूज़ ने कल एक बड़ा स्टार्टलिंग रेवलेशन किया है। देखिए जब पाकिस्तान तालिबान का कब्जा हुआ था काबुल पे, तो उस वक्त 7 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और कुछ टर्बोप्रॉप अटैक एयरक्राफ्ट लेके अफगानिस्तान की एयरफोर्स के पायलट उज़्बेकिस्तान भाग गए थे और वहां पे हैं ये जहाज। अब जो है अमेरिका से तालिबान ने डिमांड किया है, आदेश दिया है अमेरिका को कि ये जहाज लाके हमको वापस दो। ये काफी नहीं कि 80 अरब के वो इक्विपमेंट सारा अमेरिका उनके लिए छोड़ गया है वहां पे, वो उनसे उनका पेट नहीं भरा। ये क्या कोई डील थी क्या? वो कह रहे हैं अमेरिका को कि हमारे जहाज उज़्बेकिस्तान से तुम वापस लाओ, अमेरिका वापस लाए। साहब ये तो हद है। अमेरिका की क्या मिट्टी पलीत और क्या रह गई है होने की। बिल्कुल सर, और आप देखिए कि पाकिस्तान का प्लेन भी यहां पर नजर आ रहा है। आखिर पंजशीर में पाकिस्तान के प्लेन का मतलब क्या है? हर जगह क्यों आखिर पाकिस्तान घुस जाता है? जैसे कि अब वो यहां भारत में भी घुसने की कोशिश कर रहा है। आप देखिए कि लगातार सरहद पार से कोशिशें हो रही है भारत में। ये देखिए, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं कि आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का जो गठजोड़ है आखिर किस तरह से सामने निकल कर आया है। भारत की अगर बात करें तो लगातार यहां पर ब्लास्ट की साजिश वो रचता रहता है। अफगानिस्तान की बात करें तो यहां पर उसने जो संकट पैदा किया है वो पूरी दुनिया के सामने है। बांग्लादेश की बात करें तो यहां आतंकियों को फंडिंग वो देता रहा है और यहां जिस तरह से भारत में अभी कल ये आतंकी पकड़े गए हैं या फिर आज भी अगर ये आतंकी पकड़े गए हैं तो उसमें भी किस तरह से फंडिंग सरहद पार से हो रही थी और किस तरह से अंडरवर्ल्ड हो, आईएसआई हो, इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्व थी, वो भी सामने आया है। आतंकियों को किस तरह से भेजता है भारत में, ये जो गिरफ्तारियां हुई है वो खुद ये कबूल कर रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरह से टारगेट सेट किए गए थे उनके, किस तरह से फंडिंग उनको हो रही थी, किस तरह से विस्फोटक जो हैं, हथियार जो हैं वो उन तक पहुंचाए जा रहे थे। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो यहां पर आतंकियों की किस तरह से अब सरकार बना दी गई है, वो अफगानिस्तान न होकर अब इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान बना दिया गया है। किस तरह की यातनाएं और बर्बरता दी जा रही है वो सबके सामने है। बांग्लादेश की बात करें तो कई शहरों में धमाके करवाए गए हैं। तो ये जो आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का गठजोड़ है, ये दरअसल हम यहां पर आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से कई धमाके इससे पहले भी वो भारत में करवा चुका है। लेकिन कुरैशी साहब, क्यों आखिर आप हर जगह घुसने की कोशिश करते हैं और भारत में अभी जिस तरह से आप कोशिश कर रहे हैं, और कितने कसाब तैयार करेंगे आप भारत के खिलाफ? हमारे रहीम, आपका 30 मिनट में बबली ये बातिल चिकन खिताब मैंने सुना। हिंदी में मुझे नहीं पता इसे क्या कहेंगे, लेकिन आपने 30 मिनट लगातार गुफ्तगू की। अब आपने 4 से 5 मिनट सुनना है। पहली बात तो है, आपने कहा कि जी हिंदुस्तान में पाकिस्तान से आतंकवादी आ गए। मुझे समझ नहीं आती पाकिस्तान के प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का
पाकिस्तान की पॉलिसी पूरी दुनिया के लिए एक है, हम किसी भी जगह दहशतगर्दी को सपोर्ट ना पहले किया ना आइंदा करेंगे। अच्छा। समझ ये नहीं आता कि इतनी बड़ी बॉर्डर लाइन पर एलओसी पर फेंस लगने के बावजूद क्या हिंदुस्तानी फौज इतनी निकम्मी है? अच्छा। आपकी जो बॉर्डर मिलिट्री फोर्स है वो इतनी निकम्मी है कि पाकिस्तान से आतंकवादी ट्रेनिंग लेते हैं और आपके मुल्क में चले जाते हैं। ये लाखों सेना आपके जर्नैल कर्नैल ये क्या कर रहे हैं? ऐसा है असल कुरैशी में साहब, आपका बुनियादी अगर निकम्मी होती ना हमारी फौज तो आपके जो ये दहशतगर्द आपने भेजे थे ना, ये कब का अपना काम करके जा चुके होते। लेकिन इनके नापाक मंसूबों को फेल कर दिया है और वो हमारी फौज ही थी, वो हमारी एजेंसीज ही थी, ठीक ना? तो इसलिए बोलने से पहले आप सोचिए, क्योंकि आपका ये जो प्लान है वो हर बार फेल हो जाता है। विक्रम सिंह जी, क्या ये सुरक्षा क्या जिस तरह से बातें ये सामने आ रही है, क्या ये सुरक्षा चिंता बढ़ाती नहीं है? कुरैशी साहब, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना नहीं, चाहूंगा। आप सुन लीजिए कुरैशी साहब, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, सवाल उठाया तो सुन भी लीजिए। कुरैशी साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान आज से नहीं, जमाने से दहशतगर्दों को दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है। आपने तो यूनिवर्सिटी बनाई दारुल उलूम, जहां दहशतगर्दों को ट्रेनिंग दी जाती है और सरकार उसको इमदाद देती है मिलियंस ऑफ डॉलर्स, और इनकी ट्रेनिंग पाकिस्तान में होती है। पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर के उसामा बिन लादेन को हमने तो नहीं पाला था, आपने पाला था, मिलिट्री स्कूल के बगल में पाला था। हिलेरी क्लिंटन कहती है कि अगर आप अपने पिछवाड़े सांप पालेंगे तो सांप आपको भी डस सकता है। आप सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। आपकी इकोनॉमी, आपकी तिजारत ऐसी नहीं है कि आप कोई इंडस्ट्री या कोई ऐसी आपकी माली हालात। FATF ने अभी तो शुक्र मनाइए कि FATF ने आपको और ज्यादा डाउनग्रेड नहीं किया है, लेकिन जो पूछताछ में बाद में आता है हिमानी जी, वो कुरैशी साहब। बिल्कुल सर, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि तालिबान को मिला है हथियारों का जखीरा। हम लगातार ये तस्वीरें देखिए दिखा रखे हैं, कंटेनर में रखे गए थे दरअसल ये हथियार जो यहाँ हम दिखा रखे हैं। ये देखिए तस्वीरें हम यहाँ आपको दिखा रखे हैं कि ये एक जखीरा पूरा जो तालिबान को मिला है और किस तरह से ये कंटेनर में यहाँ पर छिपाकर दरअसल रखे हुए थे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी हम आपको दिखा रहे हैं कि तालिबान को किस तरह से ये हथियारों का जखीरा मिला है। एक और बड़ी खबर देखिए आ रही है इसी से जुड़ी हुई, UNHRC भारत का पाकिस्तान पर निशाना। दरअसल UNHRC का जो मंच है उसका ये कहा गया कि गलत इस्तेमाल किया है पाकिस्तान ने। ये भारत ने निशाना साधा है पाकिस्तान पर। कश्मीर पर OIC के रुख पर कड़ा एतराज जताया है। OIC को कश्मीर के मामले पर बोलने का कोई हक नहीं है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक असुरक्षित हैं। भारत पाकिस्तान में लड़कियों का जबरन धर्मांतरण कराया जाता है। भारत ने ये आरोप यहां पर लगाया है। इसके अलावा पाकिस्तान एक फेल देश है, तो हमें ज्ञान ना दे पाकिस्तान, जिस तरह से अभी कुरैशी साहब थोड़ी देर पहले मेजर जनरल GD बख्शी कह रहे थे। देखिए कुरैशी साहब को प्लीज़ याद दिला दीजिए, ये कॉमेडी शो नहीं है, ये बहुत सीरियस चैनल है, ठीक है? उनको कॉमेडी करनी है तो किसी और चैनल पे जाएं। पाकिस्तान में भरे हैं ऐसे कॉमेडी चैनल्स। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान इज़ द हब ऑफ ग्लोबल टेरर। ये दिस इज़ कॉमन नॉलेज, हर बच्चे को स्कूल में मालूम है कि अगर दुनिया भर में कहीं भी टेररिज्म का इंसिडेंट होता है उसके तार सीधे और सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। कहीं भी पूरी दुनिया का सर दर्द है पाकिस्तान, पूरी दुनिया के लिए जहमत बन गया है पाकिस्तान, और अपने सारे पड़ोसियों के लिए तो सबसे बड़ी माइग्रेन है पाकिस्तान। चाहे ईरान हो, चाहे अफगानिस्तान को तो तबाह कर दिया है, चाहे बांग्लादेश हो वहाँ पे ये फंडिंग टेरर करा रहा है, हर जगह श्रीलंका में बॉम्ब फटवा रहा है। ये एक पागल मुल्क है जिसे कहते हैं रैबिड डॉग जैसे, जब कुत्ता रैबिड हो जाता है हर किसी को काटने लगता है। यही हालात पाकिस्तान की भी है। ये हमको ज्ञान ना दें हमारी चैनल पे आके तो ज़्यादा अच्छा है, ये पाकिस्तान में जाके कॉमेडी शो करे। अगली बात, जो ज़ख़ीरा आपने दिखाया पंजशीर का, ये वैली के इलाके का है। वहाँ पे बहुत सारे ज़ख़ीरे इस तरह के रखे हुए थे। ज़्यादातर ज़रूरी ज़ख़ीरे जो हैं वो ऊपर पहाड़ों में है, बिल्कुल आउट ऑफ रीच ऑफ तालिबान। और पाकिस्तान की फ़ौज भी ज़रा वो हाइट्स पकड़ के दिखा दे
क्योंकि जब वो आए थे कारगिल में, हिंदुस्तान की फौज ने 3 महीने लिए, लेकिन बिल्कुल सर, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर देखिए। आतंकियों की ट्रेनिंग पर दरअसल ये बड़ी खबर है। ओमान की राजधानी मस्कट के रास्ते दरअसल पाकिस्तान पहुंचे थे ये आतंकी, ये जो गिरफ्तार हुए हैं कल और जो आज भी गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन कल जो गिरफ्तार हुए पूछताछ में उन्होंने ये बात कबूल की है। तो ये एक बड़ी खबर। आइए मैप के जरिए जरा हम आपको समझाने की यहां पर कोशिश करते हैं कि किस तरह से आखिर पूरा ये जो प्लान था या फिर उनका प्लान ऑफ एक्शन आगे था, वो किस तरह से अंजाम देने की फिराक में थे। ये दाऊद और आईएसआई का हम आतंकी कनेक्शन आपको यहां दिखा रखे हैं। कहां से ये गिरफ्तारी हुई है ये हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप यहां पर ये देखिए कि 22 अप्रैल को जो ये ओसामा है, ये लखनऊ ये आपको दिख रहा है और ये मस्कट गया। उसके बाद ये मस्कट से सीधा पहुंचता है थट्टा कहां? पाकिस्तान, जहां पर इसको ट्रेनिंग दी जाती है। और फिर उसके बाद जिशान की अगर बात करें तो वो भी प्रयागराज से रवाना होता है मस्कट के लिए। तो आप ये देखिए कि किस तरह से ये पूरा ये जो यहां पर आप देख रहे हैं, ये पूरा ये जिस तरह से ये ग्राफिक्स यहां पर दिख रहा है, ये मैप के जरिए आप देखिए कि कैसा बनता हुआ ये यहां पर नजर आ रहा है। ये दोनों के दोनों वहां पर थट्टा जाते हैं, कबूल करते हैं, बताते हैं कि किस तरह से थट्टा में इनको ट्रेनिंग दी गई। थट्टा में ही इनको बताया गया कि अब आगे आपको क्या करना है, किस तरह से आपको चलना है, टारगेट जो है वो अब आपके सेट किए जाएंगे। और साथ ही साथ ये बताते रहे कि जो मेजर लेवल के हैं, मेजर रैंक के हैं, इनके अलावा लेफ्टिनेंट रैंक के हैं, उस जैसे अधिकारी डॉक्टर विक्रम सिंह, मैं चाहूंगी कि आप इस पर जरा गौर फरमाएं और बताएं जरा कि जो मेजर रैंक के अधिकारी हैं, जो लेफ्टिनेंट रैंक के अधिकारी हैं, उन्होंने इनको ट्रेनिंग दी। हिमानी जी, ये कोई अप्रत्याशित, ये कोई अभूतपूर्व बात नहीं है। इसके पहले भी इस स्थान का नाम आया था जब अजमल कसाब के बारे में ये बात खुलासा हुई थी कि इसी जगह पे उसका भी ट्रेनिंग हुई थी। और जितने भी मैंने इस तरीके के एजेंटों की पूछताछ की है, उन्होंने हूबहू यही खुलासा किया था कि आईएसआई और पाकिस्तानी फौज के ट्रेनर्स, कुरैशी साहब ने ये कहा कि साहब अगर हमारी सलाहियत ऐसी नहीं है, हमारी सलाहियत तो जनाब आली ऐसी है कि कुछ को तो हमने गिरफ्तार किया क्योंकि हमारे यहाँ फर्जी मुकाबला मुठभेड़ करने की इजाजत हमें नहीं है, लेकिन जिन्होंने गोली चलाने की जहमत की उनको जहन्नुम रसीद हमने जरूर कर दिया है। तो हमारी सलाहियत पे तो सवालिया निशान उठाने की जहमत न करें, क्योंकि हम अपनी और अपने मुल्क की हिफाजत करना बखूबी जानते हैं। अब वक्त आ गया ये अपनी खैर बनाए। ये सारी दुनिया जानती है कि टेररिज्म की फैक्ट्री और नर्सरी पाकिस्तान है, और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, आज पूरी दुनिया उससे परेशान है। और ऐसा वक्त आ गया है कि अभी मैंने आपको जिस यूनिवर्सिटी का नाम बनाया था, दारुल उलूम हक्कानिया, ये तो नर्सरी है, ये तो टेररिस्ट पैदा करने की एक इंडस्ट्री बन गई है। दूसरे अगर आप देखें कि दाऊद इब्राहिम कहां पर है, सारी दुनिया जानती, कराची में है। अनीस इब्राहिम कहां है, छोटा शकील कहां पर है, और ये सब आईएसआई के फुट सोल्जर्स हैं। आपका देखिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो तो ठीक है सर, आप ये जो तमाम बातें कह रहे हैं, ये डी कनेक्शन की जिस तरह से आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, जरा हम ग्राफिक्स के जरिए यहाँ अपने जो दर्शक हैं उनको भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरह से। देखिए, ये प्लान ए और ये प्लान बी जो है वो दोनों ही आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं, राइट और लेफ्ट आप देख सकते हैं कि किस तरह से अंडरवर्ल्ड का प्लान जो ए है, हथियार विस्फोटकों की सप्लाई यहां से की जा रही थी। आईएसआई का प्लान बी टारगेट का पता लगाना था, यानी कि 2 भागों में बांट दिया गया था, 2 टीम जो है वो बनाई गई थी, और इसी से पता चलता है आईएसआई और अंडरवर्ल्ड का ये जो गठजोड़ है जिसका भंडाफोड़ खुद इन्हीं ने किया है। अब अगर अंडरवर्ल्ड का प्लान ए की बात करें तो हवाला के जरिए दरअसल पैसे की मदद की जाती थी, और साथ ही साथ आईएसआई का जो प्लान बी है उसका क्या काम था, आईईडी को प्लांट करना था। तो ये एक एक तरीके से 2 बांट दी गई थी टीमें, और ग्रीन सिग्नल मिलने का इंतजार करता था जो पहली टीम है, दूसरी जैसे ही उसे इशारा करती थी, दूसरी जैसे ही उसे टारगेट बताती थी, उसके बाद ग्रीन सिग्नल मिलते ही ये अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए, उसे अंजाम देने के लिए जुट जाते थे। हथियार और विस्फोटकों की किस तरह से सप्लाई होती थी, टारगेट का पता लगाना होता था बाकायदा, उससे पहले जो रेकी है, जो मुआयना है, वो किया जाता था। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, मैं चाहती हूं कि इस पर रिएक्शन भी लूं, लेकिन एक बड़ी खबर इस वक्त देखिए आ रही है कि आतंकियों को कसाब जैसी ट्रेनिंग मिली। थट्टा में जब्बार और हमजा ने ये ट्रेनिंग ली। पाकिस्तानी सेना की वर्दी में थे ये ट्रेनर। तो आप ये देखिए, ये एक बड़ी खबर यहां पर आ रही है, और ना केवल कसाब बल्कि कई कुख्यात आतंकी जिनको यहीं थट्टा में ही
ट्रेनिंग दी जाती है। तो आखिर कब सुधरेगा आतंकिस्तान कुरैशी साहब, और कितने सबूत आपको चाहिए? ऑफिशियली तो आप कभी मानेंगे नहीं, लेकिन और कितने सबूत? इससे पहले भी सबूत दिए तो कौन सा आपने मान लिया? 35 मिनट के प्रोग्राम में आपने मुझे 17 मिनट बर्दाश्त और किया। आप ये कह के वक्त जाया कर रहे हैं, और आप ये कह के वक्त जाया कर रहे हैं। प्लीज कम टू द पॉइंट। मैंने आपको टेलीफोन कॉल करके आपका प्रोग्राम नहीं मांगा, आपने मुझे इनवाइट किया है। हौसला तो रखा करें। ठीक है सर, लेकिन आप वेस्ट कर रहे हैं टाइम, आप वक्त जाया कर रहे हैं। अब ये कह के मैं आपके जनरल जीडी बख्शी को कहूंगा, मैं कॉमेडी शो नहीं करता। आप भी हिंदुस्तान की आवाम को ये बॉलीवुड की फिल्म ना दिखाएं 3 घंटे की। जीडी बख्शी साहब, आपने जो पागल कुत्ते की मिसाल दी है, जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं उनको पता है कि पागल कुत्ता कौन बना हुआ है और काट कौन रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई आपके हवास पे सवार है। आप नरेंद्र मोदी जी के उस फलसफे पर फॉलो कर रहे हैं, सब लोग मार्केटिंग कर रहे हैं आप बीजेपी की हिंदुस्तान में कि पाकिस्तान की। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। काबुल में भारतीय कारोबारी को अगवा कर लिया गया है। तालिबानी आतंकियों ने किया है अगवा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। काबुल में ये भारतीय मूल का ये कारोबारी जिसे अगवा किया गया है। आपको बता दें कि इस कारोबारी का जो परिवार है वो भारत में ही रहता है, फरीदाबाद में रहता है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से मेजर जनरल जीडी बख्शी, जब से कारोबारियों ने बिल्कुल बॉयकॉट कर दिया है तालिबान का या पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान की करेंसी में जो कारोबार करने की बात हो रही थी, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार कारोबारियों पर ये यातनाएं जारी हैं, ये अत्याचार जारी है। देखिए, मैं बहुत पहले से कह रहा था, जब एक लुटियंस की लॉबी चीख चीख कर बोल रही थी कि सबसे पहले तालिबान के साथ फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेके हम एम्बेसी एस्टैब्लिश करें। अरे एम्बेसी एस्टैब्लिश करते हैं तो साहब उस पागल मुल्क में और क्या होता। ये देखिए, बेचारा हमारा एक भारतीय कारोबारी को अगवा कर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है हमारे लिए परेशानियां क्रिएट करने के लिए। तो क्या अगर हम वहाँ पे एम्बेसी भेजें तो वो तो रोज कोई ना कोई किडनैप होता रहेगा। और आपको ऐसे ही ये पागल, ये एक टेरर क्रिमिनल ड्रग सिंडिकेट है, ये एक टेरर एंटरप्राइज है। ये कोई मुल्क नहीं, ये कोई सरकार नहीं, टेरर एंटरप्राइज है। इसके इंटीरियर मिनिस्टर के ऊपर $10 मिलियन का अवार्ड है और दूसरे उसके भाई के ऊपर $5 मिलियन का अवार्ड है। अब ऐसे लोगों को आप सरकार में लाएंगे तो और क्या होगा? अगवा तो होंगे दूसरे देश के नागरिक। ये तो एक जो है गुंडों का ये तो तहखाना बन गया है। ठीक है, ये कोई मुल्क है? ये पाकिस्तान ने कोई मुल्क बनाया है? एक अच्छा खासा मुल्क चल रहा था, उसको तबाह किया है। जी। उसको इस्लामिया के नाम पे तबाह किया है, जिहादिज्म के नाम पे। बिल्कुल सर, माफी के साथ रोकना चाहूंगी क्योंकि समय इतनी ही इजाजत दे रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।